नंद भाभी का एक कमरा। नताशा अपनी भाभी भावना के साथ सो रही होती है। तभी अलार्म की तेज आवाज से नताशा की नींद टूट जाती है और वो गुस्से में बोलती है, What the hell is this पूजा भाभी? उठिए, मेरी नींद खराब करके ये मैडम मजे की नींद सो रही है। अभी बताती हूँ। ऐसा कहकर नताशा जग में रखा पानी अपनी भाभी पूजा पर डाल देती है, जिससे पूजा घबरा कर उठ जाती है और गुस्से से भरकर बोलती है, ये क्या हरकत है नताशा? नशे में हो क्या? पानी क्यों डाला? आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? ये तो मुझे आपसे पूछना चाहिए पूजा भाभी, आपकी प्रॉब्लम क्या है? कभी आप मुझे सोने नहीं देती और कभी आपका ये अलार्म खून पी रखा है। अरे तो तुमने भी तो मेरी नाक में दम कर रखा है, तभी तो सुबह के 7 बजे भी मिच मिच करती हो। इन दोनों झगड़ालू ननद भाभी ने फिर से सुबह सुबह शोर शराबा शुरू कर दिया। पूजा बहू, जरा जल्दी से चाय बना दे। आई सासू माँ, तुम्हें बाद में देख लूंगी। देख लेना, मगर अभी मुझे सोने दो। फिर पूजा सभी के लिए चाय बनाती है। बहू जा, आनंद को भी चाय दे आ। जी ससुर जी। पूजा चाय लेकर छत पर आती है और आनंद को उठाती है। आनंद उठो। प्लीज पूजा, सोने दो ना। तुम उठ रहे हो या नहीं? मुझे गुस्सा मत दिलाओ, वरना ये गरम चाय तुम्हारे ऊपर डाल दूंगी। बेचारे पति को आधे अधूरे नींद में उठना पड़ता है। क्या है पूजा, तुम पत्नियों को धमकाने के अलावा कुछ आता नहीं है क्या? एक तो रात भर ये मच्छर खून पीते हैं और सुबह सुबह तुम पूरा दिन ऑफिस में 10 घंटे की नौकरी करके आओ और छत पर सो, क्योंकि कमरा तो तुम दोनों ननद भाभी ने हड़प रखा है। मैं भी कोई तुम्हारी बहन के साथ खुशी से कमरा शेयर नहीं कर रही। मेरी तो किस्मत फूट गई ऐसा कंजूस ससुराल पाकर, जहाँ बस 2 कमरे हैं। एक में तुम्हारी माँ पापा घुसे पड़े रहते और दूसरे में मम्मी जी ने मेरी ननद के साथ मुझे पटक दिया। प्राइवेसी नाम की कोई चीज ही नहीं। अरे 3 महीने हो गए हमारी शादी को, मगर साथ टाइम स्पेंड करने को भी नहीं मिलता। मैं ये सब ज्यादा दिन नहीं झेलने वाली। तुम अपने बॉस से बोलो तुम्हारी सैलरी बढ़ाएं, फिर हम 2 BHK का बड़ा घर खरीद लेंगे, जहाँ बेडरूम, हॉल, लिविंग रूम सब होता है। ठीक है, मैं करता हूँ। आनंद हामी तो भर देता है, मगर वो जानता था कि उसका बॉस पैसे नहीं बढ़ाने वाला। घर का सारा काम खत्म करके पूजा अपने कमरे में आराम करने जाती है। तभी नताशा लाउडस्पीकर में गाने बजाकर नाचने लगती है। It's time to disco, कौन मिले देखो किसको। पूजा गुस्से में उठकर बुफर बंद करके कहती है, तुम्हें अपनी मस्ती के सिवा किसी की परेशानी सूझती है कि नहीं? यहाँ तुम्हारी भाभी का सर दर्द से फटा जा रहा है। So what भाभी, मैं अभी चिल करना चाहती हूँ। अगर आप भूल गई हैं तो मैं आपको बता दूँ, ये कमरा मेरा है। ऐसा कहकर ननंद अपनी भाभी को चिढ़ाते हुए एक बार फिर स्पीकर चलाती है और पूजा उसे बार बार बंद करती है। जिसके बाद पूजा स्पीकर अपने हाथ में उठा लेती है और दोनों ननंद भाभी में छीना झपटी शुरू हो जाती है, जिस कारण स्पीकर गिरकर टूट जाता है। आपने मेरा इतना महंगा स्पीकर तोड़ दिया। ये स्पीकर आपके पापा के पैसे का नहीं था। देखो नताशा, मेरे पापा पर मत जाना, वरना क्या करोगी भाभी? ज्यादा कुछ नहीं, बस पेलू राम के दुकान से 5 रुपए की फेविक्विक लाकर तुम्हारी जुबान चिपका दूंगी। ये सुनकर ननद गुस्से में लाल पीली होकर तकिया उठाकर अपनी भाभी के मुंह पर फेंक देती है और छोटी सी बहस बड़ी बन जाती है और दोनों ननद भाभी एक दूसरे के बाल पकड़कर लड़ने लगती हैं। इतने में सुजाता और गिरधर वहां आते हैं। हे भगवान, अरे बहू शांत हो जा। माँ जी छोड़ दीजिए मुझे, आज मैं अपनी इस नकचड़ी ननद को निपटा कर रहूंगी। मेरे हाथों में भी कोई मेहंदी नहीं लगी भाभी। हे भगवान, कैसी बेशरम बहू और बेटियां मिली हैं। सास ससुर सामने खड़े हैं, मगर इन्हें शर्म नहीं आती कि शांत हो जाएं। सास को गुस्से में देखकर ननंद भाभी चुप हो जाती हैं। ऐसे ही समय ढलता जाता, मगर ननंद भाभी के बीच कमरे के कारण नोकझोंक होती ही रहती। एक दिन की बात है, पूजा शीशे के सामने रेडी हो रही होती है। तभी नताशा उसके आगे आ जाती है। अरे अरे, ऐसे कैसे बीच में घुसी चली आ रही हो? दिखाई नहीं देता अभी शीशे के सामने मैं खड़ी हूँ? तो फिर मैं क्या करूँ भाभी, अब कमरे में एक ही शीशा है तो। ऐसा कहकर नताशा मजे से शीशे के सामने खड़ी होकर लाइनर लगाने लगती है, मगर भाभी भी कहाँ कम थी। वो गुस्से में भड़कती हुई ननंद को ठोकर मारती है, जिस कारण लाइनर नताशा के चेहरे पर फैल जाता है, जिसे देखकर पूजा जोर जोर से हंसकर कहती है, ओह गॉड, ये क्या मेरी प्यारी ननद, तुम तो बिल्कुल चुड़ैल लग रही हो। मैं जानती हूँ भाभी, तुमने ये जानबूझकर किया है ना। मैं तुम्हें देख लूंगी। शौक से देख लेना, मगर अभी मुझे शीशा देखने दो।
सजना है मुझे सजना के लिए। नताशा अपनी भाभी पूजा को देखकर दांत पीसते हुए कहती है, मन तो कर रहा है इस भाभी का मुंह नोच लूं। अगर मैंने इस बात का बदला नहीं लिया तो मैं भी आपकी नंद नहीं। उस पल तो नताशा कुछ नहीं बोलती, मगर पूरे कमरे को गंदा करके नताशा पलंग पर फैल कर सो जाती है। फिर घर का सारा काम खत्म करके पूजा जब कमरे में सोने आती है तो कमरे में गंदगी देखकर वो कुड़कुड़ाती हुई कहती है, हे भगवान, क्या करूं मैं अपनी निखट्टू नंद का। पूरे कमरे में कबाड़ मचा रखा है, इसे साफ कर देती हूँ। फिर पूजा कमरा साफ करके कहती है, अरे ओ मेरी नल्ली नंद, चलो अपनी जगह पर जाओ, मुझे भी सोना है। लगता है कुंभकर्ण के साथ मीटिंग कर रही है, अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। इसके बाद पूजा अपनी ननंद को सरका देती है और सो जाती है। तभी आधी रात पूजा की नींद टूट जाती है और वो नाक सिकुड़ कर कहती है, छी, ये इतनी गंदी बदबू कहाँ से आ रही है। पूजा इधर उधर देखने लग जाती है। तभी उसकी ननंद तेज आवाज के साथ बदबूदार पाद मारती है। छी छी छी, भगवान, मुझ भाभी का यही दिन देखना बाकी रह गया था। ओ मेरी नालायक नंद, उठो, मैं कहती हूँ उठो। ये तो उठ ही नहीं रही। अपनी ननंद के ना उठने पर पूजा जैसे तैसे सोने की कोशिश करती है, मगर नताशा हर कुछ देर बाद पाद मारती है, जिस कारण पूजा गुस्से में लाल पीली होकर लात मारकर अपनी ननंद को बेड से नीचे गिरा देती है। अगली सुबह जब नताशा की नींद टूटती है तो वो खुद को फर्श पर देखकर कहती है, मैं तो अपने बेड पर सोई थी, फिर यहाँ कैसे पहुँची। जरूर ये काम भाभी का है। माँ, पिताजी, जल्दी आइए। अरे अब क्या हो गया? जागो मेरी जलकुकड़ी भाभी, बताओ तुमने मुझे नीचे क्यों गिराया। तुम्हें और क्या करती। कल रात तुम वायरस फैला रही थी, इसलिए मेरा सोना मुहाल हो गया था। मैंने तुम्हें कितना उठाया, मगर तुम तो जैसे बेहोशी में सोए सोए बम छोड़ी जा रही थी। सासू माँ, ससुर जी, अब मैं इस एक कमरे में नहीं रहने वाली। एक कमरे में रहकर खिचपिच मिचमिच करने से अच्छा मैं मेरे मायके चली जाऊं। बहू, इतनी छोटी छोटी बातों पर घर छोड़कर नहीं जाते। हाँ बहू, नंद भाभी का रिश्ता तो होता ही कच्चे कैरी के जैसे है। उसमें खट्टी मीठी नोक झोंक तो होती रहती है, मगर तू घर छोड़कर मत जा। माँ, पूजा को कहीं जाने की जरूरत नहीं। मेरा प्रमोशन हो गया है और बॉस ने मुझे कंपनी की तरफ से 2 BHK का बड़ा घर दिया है। अब हम वहीं रहेंगे। आखिरकार अंत में ननंद भाभी की उलझन खत्म हो जाती है और नए घर में आकर ननंद भाभी को अपना अपना पर्सनल कमरा मिलता है, जिसके बाद एक कमरे में रहने का कलेश खत्म हो जाता है और ननंद भाभी अब बड़े ही प्यार के साथ रहने लगती हैं। हैप्पी बर्थडे अहाना। सिर्फ फोन पर कह देने से काम नहीं चलेगा बच्चों। डैडी ने प्लाजा होटल में पार्टी ऑर्गेनाइज की है, तुम फैमिली के साथ आ जाना। मैंने डैडी से हमारी शादी के बारे में बात कर ली है। ठीक है अहाना, मैं आऊँगा। शाम को रवि अपने पूरे परिवार के साथ प्लाजा होटल पहुंचता है, जहां अमीर से अमीर लोग आए हुए थे। सभी ने सूट बूट पहने हुए थे। पार्टी एकदम शानदार थी। तभी राजू और गुड्डी ललचाई हुई आंखों से खाने के कॉर्नर को देखकर आपस में फुसफुसाने लगते हैं। गुड्डी, देखो इस पार्टी में तो अमीरों वाला खाना है। दाल मखनी, शाही पनीर, पिज्जा, बर्गर, सैंडविच और मशरूम वाला स्नैक्स भी है। राजू, गुड्डी, यहीं खड़े रहो। रवि आगे बढ़कर अहाना के पिता शेखर के पास आता है। तभी शेखर पार्टी के बीच रवि और उसके परिवार वालों की बेइज्जती करता है। आओ आओ रवि, देखो आज मेरी बेटी का बर्थडे है। पता है एक खाने की थाली की कीमत कितनी है? पूरे 10,000। जब तुम गरीबों का महीने भर का राशन चलता है, उतने पैसे हम अमीर एक खाने की थाली पर खर्च कर देते हैं। अब बोलो, खिला सकोगे मेरी बेटी को इतना महंगा खाना? सिर्फ प्यार से पेट नहीं भरता। ये देखा, ये अहाना का बर्थडे का केक है, पूरे लाख रुपए का है। तुमने आज तक इतना महंगा केक देखा भी नहीं होगा। मैं खिलाता हूँ, लो खाओ। शेखर रवि के मुंह पर केक मलने लगता है। पार्टी में मौजूद सभी लोग रवि और उसके गरीब परिवार को घूर घूर कर देख रहे थे। इतने में सुखराम रोते हुए रवि से कहता है, रवि बेटा, इन बड़े लोगों के बीच हम गरीबों की कोई इज्जत नहीं है। ठहरिए बाबूजी। कहाँ जा रही हो अहाना? पागल मत बनो, रुक जाओ। डैडी, जिस जगह मेरे होने वाले पति और मेरे ससुराल वालों की इज्जत ना हो, मैं वहाँ एक पल नहीं रुकूंगी। जज्बाती मत बनो अहाना। इन गरीबों के बीच तुम्हें घिसी पिटी जिंदगी और दाल रोटी के सिवा कुछ भी नहीं मिलेगा। मुझे मंजूर है डैडी,
अगर मुझे रूखा सूखा खाकर भी रहना पड़ा या पानी से भी पेट भरना पड़ा तो भी मंजूर है, मगर मैं आपकी दहलीज पर कदम नहीं रखूंगी। चलो रवि। इसके बाद आहाना अपने ऐशो आराम भरी जिंदगी को ठुकरा कर रवि से शादी करके ससुराल चली आती है। आहाना का ससुराल बहुत ही गरीब था। मिट्टी का कच्चा आंगन, 2 टूटे फूटे फूसनुमा कमरे ही उन गरीबों के रहने की जगह थी। आहाना की गरीब सास गोमती उसका गृह प्रवेश कराती है। आहाना बहू, अपने दाहिने पैर से इस कलश को घर में गिराकर अंदर आ जाओ। जी माँ जी। इसके बाद आहाना रवि के साथ कमरे में चली जाती है और गौरी अपनी सास गोमती से कहती है, माँ जी खाने में क्या बनेगा? रसोई में एक सब्जी भी नहीं है, बस एक आधे आलू पड़े हैं। बहू, आंगन की मिट्टी में थोड़े बहुत साग पनपा है, मैं उसे तोड़ लाती हूँ, हम वो खा लेंगे और आलू की सब्जी नई बहू को दे देंगे। हमें तो ये रूखा सूखा खाने की भी आदत है, मगर आहाना तो बड़े घर की बेटी है। आहाना अपनी सास गोमती की ये बातें सुन लेती है और उनके पास आकर कहती है, माँ जी मैं आप सबसे अलग नहीं हूँ। हाँ ये सच है कि मैं एक बड़े घर की बेटी थी, मगर अब मेरी पहचान मेरा ससुराल है, मैं इस परिवार का हिस्सा हूँ। चलिए जेठानी जी, साथ मिलकर खाना बनाते हैं। कुछ ही देर में आहाना अपने गरीब ससुराल वालों के बीच इस तरीके से घुल मिल गई थी जैसे एक बड़े वक्त से उस घर परिवार से आहाना का रिश्ता रहा हो। खाना बनने के बाद सभी साथ मिलकर खाना खाते हैं। सभी की थाली में थोड़ा साग और कुछ गिनी चुनी रोटियां आती हैं। तभी गुड्डी और राजू चिढ़कर कहते हैं, माँ मुझे ये खाना नहीं खाना, मैं रोज रोज ये गरीबों वाला खाना खाकर बोर हो चुकी हूँ। चलो ना चाची के घर चलते हैं, चाची कितने अमीर घर से हैं, उनके घर पर तो रोज रोज अमीरों वाला खाना बनता होगा, है ना चाची? आप तो हमेशा घी में चुपड़ी रोटी पराठे खाती होंगी और कई तरह की स्वादिष्ट सब्जियां भी। गुड्डी की बातें सुनकर गौरी और राजेश के साथ आहाना के गरीब ससुराल वालों का कलेजा कचोटने लगता है। तभी गौरी बच्चों को झड़पते हुए कहती है, गुड्डी राजू चलो जल्दी से खा लो वरना रोटी ठंडी हो जाएगी, ऐसे जिद नहीं करते। जेठानी जी बच्चे प्यार के भूखे होते, उन्हें डांटने से कुछ नहीं होता, मैं इन्हें खिलाती हूँ। चलो देखते हैं चाची के नाम का निवाला कौन खाता है। ये राजू ने खाया, अब गुड्डी की बारी। आहाना जैसे तैसे बहला फुसलाकर बच्चों को खाना खिला देती है। ऐसे ही समय ढलता जाता है। कभी पतली दाल